बीबी बेगम नाम की एक महिला, उम्र 40 वर्ष, ये अपने परिवार के साथ बांग्लादेश में सुनामगंज डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में रहती थी। सुनामगंज सुरमा नदी के तट पर बसा था। बीबी बेगम के परिवार में उनके पति शफीक और इनके दो बच्चे बबलू और यूनुस रहते थे। दोनों ही बच्चे विकलांग और ऑटिस्टिक थे, यानी इनका दिमाग अपनी उम्र के अनुसार डेवलप नहीं हो पा रहा था। बीबी बेगम का सपना अपने दोनों बच्चों को एक स्पेशल स्कूल में भेजने का था, लेकिन जून 2022 में इनके साथ 20 लाख लोगों के सपने, उम्मीदें और उत्साह सब खत्म हो गया। सुरमा और कुशियारा जैसी नदियों में अब तक की सबसे विनाशकारी बाढ़ें आई। बांग्लादेश के पिछले 100 सालों के इतिहास में ये सबसे भयंकर बाढ़ें थी। बीबी बेगम जब काम से लौट घर पहुंचती है, तब तक पूरा का पूरा गांव पानी में डूब जाता है। इनका परिवार इस बाढ़ में अपने घर में ही फंस जाता है। ये लोग छत पर चढ़कर मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। पानी लगातार ऊपर बढ़ रहा होता है। बीबी बेगम को पूरा यकीन था उस समय कि ये लोग सब डूब जाएंगे। हालांकि वो तैर सकती थी, लेकिन दोनों बच्चे तैर नहीं सकते थे, इसलिए उसने तय किया कि अगर मरना है तो वो लोग सब एक साथ ही मरेंगे। खुशकिस्मती से आखिरी घड़ी में एक मछुआरे ने इन सबको बचा लिया। इन्हें एक इमरजेंसी शेल्टर ले जाया गया। इनके मन में कुछ उम्मीदें जग पाई, लेकिन इनकी परेशानियां यही खत्म नहीं हुई। इन्हें कई शेल्टरों में भटकना पड़ा, सिगरेट की गंदी बत्ती में, टिन की छत के नीचे रहना पड़ा, बहुत ही घटिया परिस्थितियों में। 2024 में आई एक और बाढ़ ने इनकी इच्छा शक्ति के एक कतरे को मिटा दिया। जब गार्जियन को दिए गए इंटरव्यू में वो कहते हैं कि अब उसे बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है, कभी कुछ भी नहीं बदलने वाला है। क्लाइमेट माइग्रेशन के बारे में जानने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर की दुनिया कैसी होगी? 2050 तक आपके जीवन में क्या क्या बदल चुका होगा? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में मौज ही मौज होगी। एआई, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी बहुत ही डेवलप हो चुकी होगी। चलने फिरने की भी जरूरत नहीं होगी, बल्कि रोबोटिक सर्वेंट्स अपने आप ही मुंह में खाना ठूस देंगे। हम मार्स या मून पर टूर के लिए भी जा पाएंगे। लेकिन फ्यूचर प्रोजेक्शंस एक अलग ही इमेज दिखाते हैं। वर्ल्ड बैंक की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक 21.6 करोड़ लोग क्लाइमेट चेंज की वजह से होमलेस हो चुके होंगे, यानी हर 100 में से 2 इंसान क्लाइमेट माइग्रेंट बन चुके होंगे। कुछ अनुमान तो यहाँ तक बताते हैं कि 2050 तक 1 बिलियन लोग, यानी औसतन हर 10 में से एक इंसान विस्थापित हो चुका होगा, यानी उन्हें पुश्तैनी जमीन हमेशा के लिए छोड़नी पड़ेगी। डायनासोर्स की प्रजाति आज से करोड़ों साल पहले विलुप्त हो चुकी थी, क्योंकि चिक्सुलुब इम्पैक्टर नाम का एक एस्टेरॉइड धरती पर गिरा था, जो कि एक नेचुरल फिनोमिना था। लेकिन इंसान धरती की एकमात्र ऐसी प्रजाति बनेगी जो खुद ही अपने विनाश का कारण बनेगी। नासा की एक स्टडी दिखाती है कि 2024 का साल प्री इंडस्ट्रियल बेसलाइन से 1.47 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म रहा। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह साल पिछले 1 लाख सालों में अब तक का सबसे गर्म साल था। मैं रिपीट करता हूँ, ये पिछले 1 लाख सालों में अब तक का सबसे गर्म साल था। वहीं इस लिस्ट में 2016 दूसरा और 2025 तीसरा सबसे गर्म साल है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद ग्रेटा थनबर्ग ने एकदम ठीक ही कहा था, आई वॉन्ट यू टू एक्ट एज इफ द हाउस इज ऑन फायर बिकॉज इट इज। यानी हम सबको ऐसे एक्ट करने की जरूरत है जैसे हमारा घर यानी धरती जल रही है। आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई एक्सट्रीम वेदर कंडीशन सामने आ रही है, जिनको हम 2 भागों में रख सकते हैं। पहला, सडन इम्पैक्ट्स, जिसमें साइक्लोन्स, टाइफून्स, जंगल की आग, हीट वेव्स, बाढ़, GLOF जैसी घटनाएं शामिल हैं। ये घटनाएं कुछ ही घंटों या दिनों में लोगों की जानें ले लेती हैं या उन्हें बेघर कर देती हैं। दूसरे, ग्रेजुअल इम्पैक्ट्स, जिसमें ग्लेशियर का पिघलना, सी लेवल का बढ़ना, मरुस्थलीकरण एटसेट्रा शामिल है। इनका प्रभाव धीमा लेकिन ज़्यादा इंटेंस और विनाशकारी होता है। हमें कई लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज इंसानों के कर्मों का फल है, या कहीं नेचर का जस्टिस है। ईश्वर इंसानों को उनके पापों की सजा दे रहे हैं, इंसान इसी लायक हैं। लेकिन कर्म फल की इसी धारणा का हम खंडन कर सकते हैं। पहला, अगर हम UNDP की रिपोर्ट देखें तो हम पाएंगे कि 50 सबसे गरीब देश जिनका CO2 उत्सर्जन में 1% से भी कम योगदान है, वो ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले डैमेज का 70 से 80% चुकाते हैं। जहां चाइना और USA मिलकर हर साल दुनिया के टोटल ग्रीन हाउस गैसेस का 44% उत्सर्जन करते हैं, वहीं बांग्लादेश का योगदान सिर्फ 0.3% है। इसके बावजूद हर साल लाखों लोग सेवर फ्लड्स और सी लेवल की वजह से बांग्लादेश में बेघर हो जाते हैं। इन लोगों ना ही इनके पूर्वजों ने कभी फैक्ट्रीज बनाई, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, ना ही क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाया, लेकिन आज यही लोग इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगत रहे हैं। क्या यही है नेचर का जस्टिस? IOM यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशंस की रिपोर्ट हु आर क्लाइमेट माइग्रेंट्स दिखाती है कि क्लाइमेट माइग्रेंट्स की कुल आबादी में 29.2% बच्चे हैं। वहीं अफ्रीका में बच्चों का हिस्सा 44.1% है। क्या ग्लोबल वार्मिंग इन मासूम बच्चों के कर्मों का फल है? इन बच्चों ने ढंग से चलना तक नहीं सीखा, इन्हें प्लास्टिक प्रदूषण और वनोन्मूलन की रत्ती भर भी समझ नहीं है, लेकिन ये आज इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं। आखिर कैसे ग्लोबल वार्मिंग जनसंख्या के डिस्ट्रीब्यूशन को बदलता है, इसे हम 2 एग्जाम्पल्स के जरिए समझ सकते हैं। पहला, मेल्टिंग ऑफ आइस। कुछ दशकों से हिमालय, एंडीज, अलास्का, अंटार्कटिका, एल्प्स की लाखों करोड़ों टन बर्फ पिघल चुकी है। नासा के अनुसार अंटार्कटिका के पिछले 30 सालों में 2720 मिलियन टन बर्फ पिघल चुकी है।
हिमालय का गंगोत्री ग्लेशियर 3 किमी पीछे हट चुका है, जैसा कि इन इमेजेस में देखा जा सकता है। ग्लेशियर्स पिघलने से इंस्टेंटली नदियों में पानी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसका कहर मैदानी इलाकों में बाढ़ों के रूप में देखा जा सकता है। वहीं इनका पानी डिप्रेशंस में इकट्ठा होकर ग्लेशियर झील बनाता है। पानी का प्रेशर बढ़ने से ये झील टूट जाती है और ऊपरी इलाके की बस्तियों को तबाह कर देती है। इस इवेंट को GLOF ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहा जाता है। 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ के चोराबाड़ी ग्लेशियर लेक के टूटने से 5000 लोग मारे गए थे, कई हजारों लोग लापता हो गए थे। इसमें एक शिव मंदिर को छोड़कर बाकी सब कुछ तबाह हो गया था। लोग इसे भले ही ईश्वर का प्रकोप समझे, लेकिन असल में यह क्लाइमेट चेंज का कहर था। इसी पर एक मूवी भी बनी थी जिसका नाम केदारनाथ था। धरती का 69% मीठा जल यानी ड्रिंकेबल वाटर इन ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में जमा है, यानी लगभग हर 10 लीटर में से 7 लीटर ड्रिंकेबल वाटर यहीं पर है। लेकिन इनके मेल्ट होने से ये पानी खारे पानी में मिल जाएगा और वाटर क्राइसिस की स्थिति बन जाएगी। वहीं मेल्टिंग आइस सी वाटर लेवल बढ़ाने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है, जिसे हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। हमने पुराणों में श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के जलमग्न होने की कहानियां सुनी थी, लेकिन आज मुंबई और चेन्नई से लेकर USA के मियामी और न्यूयॉर्क तक पानी में समाते जा रहे हैं। IPCC के अनुसार सी वाटर लेवल हर वर्ष 3.7 mm की स्पीड से बढ़ रहा है। फ्यूचर प्रोजेक्शंस दिखाते हैं कि 21वीं ईस्वी तक सी वाटर लेवल 1 मीटर तक बढ़ चुका होगा। वाटर लेवल बढ़ने के 3 प्रमुख कारण यहाँ पे बताए जाते हैं। पहला, थर्मल एक्सपेंशन। टेम्परेचर बढ़ने से पानी का आयतन बढ़ता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं। इस कारण कोस्टल एरिया समुद्र में डूब जाते हैं। दूसरा, बर्फ और ग्लेशियरों की आइस मेल्ट होती है, जिससे भी वाटर लेवल बढ़ जाता है। तीसरा, लैंड सब्सिडियंस। पानी की बढ़ती जरूरतें पूरा करने के लिए ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, जिससे जमीन नीचे धसक जाती है और कोस्टल एरियाज ज़्यादा पानी में समा जाते हैं। अब अगर वाटर लेवल 1 मीटर ऊपर बढ़ जाता है तो शायद पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप और जियोग्राफी ही बदल जाएगी। मालदीव, किरिबाती, मार्शल, तुवालू जैसे द्वीपीय देश दुनिया के नक्शे से ही मिट जाएंगे। यहाँ तक कि किरिबाती गवर्नमेंट ने फिजी में 6000 एकड़ जमीन भी खरीद ली है, ताकि फ्यूचर में वाटर लेवल बढ़ने से इनके नागरिकों को वहाँ पे माइग्रेट कराया जा सके। USA जैसा देश तो एक महाशक्ति है, फिर भी इस केसेस को झेल रहा है। इन इमेजेस को देखिए। मियामी फ्लोरिडा, न्यू ऑर्लियंस लुसियाना न्यूयॉर्क सिटी, चार्ल्सटन साउथ कैरोलिना। इन कोस्टल सिटीज़ में वाटर लेवल थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन फिर भी हाई टाइड्स या आम से तूफानों से भी इनकी सड़कों पर पानी उतर आता है। आज दुनिया इस क्राइसिस को झेल रही है, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। एक बार वाटर लेवल इंक्रीज पर श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट को सुनिए। When I hear these people talking about global warming, that's the global warming you have to worry about. Not that the ocean's going to rise in 400 years an eighth of an inch and you'll have more seafront property, right, if that happens. I said, is that good or bad? I said, isn't that a good thing? If I have a little property on the ocean, I have a little bit more property. I have a little bit more ocean. श्रीमान ट्रंप महाशय कहते हैं कि सी वाटर लेवल बढ़ने से क्या ही हो जाएगा, बस हमारे पास थोड़ा ज़्यादा ओशन होगा, यानी ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी। तो अब अगर मियामी या न्यूयॉर्क अंडर वाटर होने वाले हुए तो ट्रंप महाशय को यहीं खड़ा कर देना चाहिए, ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी ले सकें। वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का कहना है 70, 80, 85, 90 साल के लोग तो सर्दियों में आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज़्यादा है, ऐसा कहते हैं ना। एक्चुअली सर्दी ज़्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। तो क्या दुनिया भर के वैज्ञानिक अपनी जॉब छोड़ दें? असल में क्लाइमेट चेंज के समाधान से पहले हमें अपने लीडर्स और पॉलिटिशियंस को प्राइमरी स्कूल भेजकर क्लाइमेट का मतलब समझाना पड़ेगा। दुनिया भर के गरीब बच्चों को स्कूल भेजने से पहले हमें उन्हें पढ़ाना पड़ेगा जो इस दुनिया को चलाते हैं।